नमस्ते, सब लोग कैसे हैं? मेरे पिछले वीडियो के बाद से थोड़ा समय हो गया है। मैं सर्जरी से ठीक हो रहा था, लेकिन मैं वापस आने के लिए उत्साहित हूँ और मैं पेरुवियन सेब कैक्टस पर इस वीडियो को बनाने के लिए भी उत्साहित हूँ। मैं आपको इस बहुत कम आंखे जाने वाले कैक्टस की कुछ बुनियादी देखभाल और जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसे हम सोनोरन रेगिस्तान में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। इस कैक्टस के कई अलग अलग नाम हैं। कुछ लोकप्रिय नाम जो मुझे पसंद हैं वे हैं पेरुवियन सेब कैक्टस, लेकिन यह इसका असली नाम नहीं है। इसका असली नाम सेरेस पेरुवियानस है या कुछ ऐसा जो आर से शुरू होता है। मैं लैटिन नहीं जानता, मैं इस लैटिन चीज़ों में थोड़ा सा देहाती हूँ, लेकिन मैंने इसे रात में खिलने वाले कैक्टस के नाम से भी सुना है। ये कॉलम कैक्टस के परिवार में है और यह वास्तव में दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है। इस कैक्टस के बारे में एक मज़ेदार बात यह है कि यह जोन 8 से 11 तक कहीं भी उग सकता है। तो यहाँ तक कि कुछ अधिक ठंडे संवेदनशील क्षेत्रों में जहाँ आप सोचते हैं कि कैक्टस नहीं उग सकता, वे वास्तव में काफ़ी अच्छे से बढ़ते हैं। सोनोरन रेगिस्तान में हम मुख्य रूप से क्षेत्र 9A से 9B तक हैं और थोड़ा सा 10A भी है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में हम उस क्षेत्र के ठीक बीच में हैं जहां ये चीज़ें अच्छी तरह से बढ़ती हैं। तो अगर आप एक पेरुवियन सेब कैक्टस उगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आगे बढ़ें। सबसे कठिन हिस्सा ये सुनिश्चित करना है कि आप सही कैक्टस चुनें। तो आप एक नर्सरी में जा सकते हैं और वहां आपको विभिन्न प्रकार के कैक्टस की भरपूर मात्रा दिखाई देगी और आप वास्तव में कई कॉलम कैक्टस भी देखेंगे। कॉलम कैक्टस क्या है? ये स्वाभाविक रूप से सीधा ऊपर की ओर बढ़ता है और इसकी शाखाएं बाहर निकलती हैं। सागुआरो कैक्टस एक स्तंभाकार कैक्टस नहीं है, क्योंकि यदि इसकी कोई भुजा टूट जाती है तो आप उस भुजा को प्रजनन नहीं कर सकते, वह मर चुकी है। तो यह एक ऐसा कैक्टस है जो सभी के लिए उपयुक्त है। दूसरी ओर यदि एक शाखा गिर जाए और आप उसे सूखने दें तो आप उस शाखा को कुछ मिट्टी में डाल सकते हैं और यह जड़ें विकसित करेगा और यह आपके लिए शुरू करने के लिए एक पूरी तरह से अच्छा कैक्टस होगा। ये वास्तव में यही था। मुझे लगता है 2017 में मैंने ईबे से एक रात में खिलने वाला कैक्टस ऑर्डर किया था। यह भी कोष्ठक में कहा गया था कि यह पेरुवियन सेब कैक्टस फ्लोरिडा से था। मैंने इसे पाया, यह इस आकार का था। मैं यहाँ बैकग्राउंड में डालने के लिए कुछ फुटेज खोजने की कोशिश करूँगा जब हम अपना ड्रैगन फ्रूट वीडियो बना रहे थे, बस ये देखने के लिए कि ये कितना छोटा है। तो पिछले 4 या 5 वर्षों में यह चीज़ वास्तव में बढ़ गई है। ये वास्तव में यह अभी मेरे जितना लंबा है और मैं लगभग 6 फीट का हूँ, मैं लगभग 5-10 का हूँ। तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ सकती हैं। यह एक बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला कैक्टस है। जब आप इन्हें लगाते हैं तो मुझे लगता है कि मिट्टी में थोड़ी जैविक सामग्री सभी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होती है। लेकिन इन चीज़ों के बारे में मैंने देखा है कि लोग इन्हें सीधे मिट्टी में डाल देते हैं बिना किसी संशोधन के, कुछ भी नहीं, और वे पनपने में सक्षम रहे हैं। कैक्टस सामान्यतः उपलब्ध थोड़े पोषक तत्वों का उपयोग करके बढ़ने और परिपक्व होने में बहुत अच्छे होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हालांकि सब कुछ थोड़ा बहुत बढ़ता है। तो इसे मेरे अकेशिया विलो के पेड़ के नीचे लगाया गया था, इसलिए वर्षों में ज़मीन पर बहुत सारा जैविक पदार्थ गिरा है। जब मैंने इस पेड़ के चारों ओर ड्रैगन फ्रूट उगाया था, तब हमने इसके चारों ओर थोड़े लकड़ी के चिप्स डाल दिए थे, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। आपको इसे करने की ज़रूरत नहीं है। पानी देना एक और कदम है। तो ये सोनोरन रेगिस्तान के कैक्टस नहीं हैं। कांटेदार नाशपाती और सागवारो कैक्टस, चोला कैक्टस, ये सभी बिना पानी के लंबे समय तक रह सकते हैं। ये कैक्टस लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन ये उन कैक्टसों की तरह मजबूत नहीं है, इसलिए इसे थोड़ी अतिरिक्त पानी की आवश्यकता होती है। मेरे घास के क्षेत्र के बाहरी हिस्से में यह है और उन्हें स्प्रिंकलर्स से आने वाले थोड़े पानी और हवा में मौजूद पानी मिल रहा है। तो इसके अलावा एक और चीज़ जिसके बारे में आपको कभी कभी चिंता हो सकती है, वह है हमारी ठंडी लहरें। आप जानते हैं, हमें कभी कभी ठंडी लहर मिलती है। जैसा कि मैंने कहा, यह कम क्षेत्र 8वें क्षेत्र तक अच्छा है, इसलिए हमारा 9वां क्षेत्र ठीक होना चाहिए। लेकिन हम एक विशेष 9 हैं जहां कभी कभी यहाँ काफ़ी अच्छे बारिश के गिरने की संभावना होती है, खासकर जहां मैं सैंटन वैली में रहता हूं, जहां अभी यहाँ ज़्यादा घर नहीं हैं। तो एक तरकीब जो हमने उन बहुत ठंडी रातों में करने के लिए सीखी है, शायद ये बेवकूफ़ी लगे, हम बस क्यूटी से एक स्टायरोफोम कप ले लेते हैं
इसे इस कॉलम के ऊपर रखें और यह इसकी रक्षा करता है। इसे ठंड से नुकसान नहीं होता। मेरे पड़ोस में जो कैक्टस हैं, मैंने देखा है कि उनमें से किसी को भी इस मामले में कोई समस्या नहीं हुई है, और उनमें से कुछ जो ऐसा नहीं करते वास्तव में शीर्ष पर थोड़ा सा ठंडा टिप प्राप्त कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है जो इसे मार डालेगा, लेकिन सौंदर्य की दृष्टि से ये उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप लोग इसे देखें, मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये चीज़ अच्छी है। इसमें एक तरह का नीला रंग है, इसमें नीला हरा रंग है। मुझे लगता है कि ये कैक्टस के रंगों में से एक हैं जो देखने में अधिक आकर्षक लगते हैं, और वे ये अद्भुत छोटे फल भी पैदा करते हैं। यही कारण है कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ भी ना उगाऊँ जब तक कि वह मुझे फल ना दे। मुझे लगता है कि मैं इस तरह से स्वार्थी हूँ। ये छोटे फल यहाँ, ये बहुत स्वादिष्ट हैं। जिन कैक्टस फलों का मैंने प्रयास किया है उनमें से कुछ के विपरीत, आप जानते हैं, आपने शायद मेरा सागवारो वीडियो देखा है, आपने मेरा प्रिकली पेयर वीडियो देखा है, वे कैक्टस फल ठीक लगते हैं, लेकिन ये तो कमाल के स्वादिष्ट हैं। मैं अभी कुछ तुलना करूँगा और इन्हें ड्रैगन फ्रूट के साथ तुलना करूँगा। तो ड्रैगन फ्रूट भी मध्य और दक्षिण अमेरिका से है। वे अमेरिका से हैं। ये उनके पास एक बेल होती है जिस पर वे बढ़ते हैं। वे रात में खिलते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक तरफ मेरे पेरुवियन सेब कैक्टस के फूल हैं और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मेरे ड्रैगन फ्रूट के फूल हैं। आप देख सकते हैं, हालांकि आकार थोड़ा अलग है, वे अत्यंत समान हैं और समानताएं यहीं ख़त्म नहीं होती। जब फल पक जाता है और काटने के लिए तैयार होता है तो आप उन्हें निकालेंगे और वे बहुत अलग दिखेंगे। आप जानते हैं, ड्रैगन फल बहुत चमकीला और सुंदर, और पेरुवियन सेब कैक्टस हालांकि यह एक सुंदर लाल रंग का है, लेकिन वे वास्तव में बाहर से थोड़े उबाऊ लगते हैं। लेकिन जब आप उन्हें काटते हैं तो मुझे दोनों के बीच अंतर बताना मुश्किल होगा। पेरुवियन सेब कैक्टस और ड्रैगन फ्रूट बहुत समान दिखते हैं और उनका स्वाद भी बहुत समान है। तो मैंने वियतनामी सफ़ेद ड्रैगन फ्रूट का स्वाद लिया है, मैंने कुछ लाल किस्मों का भी स्वाद लिया है जो एशियाई बाज़ार में मिलती हैं और जिनका वास्तव में कोई नाम नहीं है और वे मेरे लिए ठीक लगती हैं। लेकिन मैंने जो सबसे स्वादिष्ट ड्रैगन फ्रूट खाया है वह पीला ड्रैगन फ्रूट है जो बहुत स्वादिष्ट होता है। मुझे लगता है कि पेरुवियन सेब कैक्टस का स्वाद भी ठीक वैसा ही होता है, सिवाय इसके कि उनके बीज थोड़े छोटे होते हैं। पीले ड्रैगन फ्रूट के बीज किसी कारणवश सभी ड्रैगन फ्रूट में सबसे बड़े होते हैं और उन्हें खाना थोड़ा मुश्किल होता है। यह दोनों दुनिया का सबसे अच्छा है। दूसरी बात यह है कि आपको एक और परागणकर्ता की आवश्यकता नहीं है। मेरे आसपास कहीं भी कोई अन्य पेरुवियन सेब कैक्टस नहीं है और ये चीज़ फूल और फल देती है। राइट, इसलिए अगर आपको उस तरह का फूल या उस तरह का फल पसंद है तो पेरुवियन सेब कैक्टस के होने का ये एक बड़ा लाभ है ड्रैगन फ्रूट की तुलना में। तो ये एक अच्छा ड्रैगन फ्रूट विकल्प है जो मेरी राय में बहुत कम आंका गया है। ये चीज़ें दुनिया भर में उगाई जाती हैं और कोई वास्तव में इन्हें उनके फल के लिए नहीं उगा रहा है, वे विशेष रूप से उनके रूप के लिए उगा रहे हैं और वे सुंदर हैं, इसलिए यह करने का एक कारण है। लेकिन फल के मामले में इसे कम आंका गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें विशाल हो सकती हैं। तो आप जानते हैं कि कुछ लोग इन्हें पेड़ की तरफ बढ़ने देते हैं, कुछ लोग इन्हें झाड़ी की तरफ बढ़ने देते हैं। वास्तव में मैं हाल ही में इनके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था ताकि मैं आपके लिए सबसे सटीक जानकारी प्राप्त कर सकूं। और 22 दुनिया का सबसे ऊंचा कैक्टस वास्तव में पेरुवियन सेब कैक्टस है। अब ये सबसे ऊंचा कैक्टस नहीं होगा क्योंकि हवा इसे गिरा देगी, लेकिन भारत में उन्होंने इस पेरुवियन सेब कैक्टस के नमूने के चारों ओर वास्तव में स्कैफोल्डिंग बनाई है और यह लगभग 138 फीट ऊंचा है। ये किसी भी पेड़ के मुकाबले होगा। तो आप लोग अपने यार्ड में इस तरह का कैक्टस उगा सकते हैं। वे बहुत बहुत सुंदर हैं और आप इससे ढेर सारे फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह एरिज़ोना में मेरी सिफारिशों की सूची में बहुत ऊपर है, खासकर सोनोरन रेगिस्तान में, जहां आपको उतनी पानी की आवश्यकता नहीं है, आपको उतनी देखभाल की आवश्यकता नहीं है, आपको उन अन्य पेड़ों और खाद्य पदार्थों के साथ जिन संशोधनों की आवश्यकता होती है उनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन वे उत्पादन करेंगे और हर साल आपके और आपके परिवार के लिए फल की एक स्थायी मात्रा देंगे। एक कमी जो मैं कहूँगा खासकर इस छोटे से पौधे के बारे में जो अभी एक पेड़ के खिलाफ झुका हुआ है, ये है कि इसकी जड़ें
अपने वजन को संभालने के लिए पर्याप्त विकसित नहीं हो पाई। तो ये चीज़ मानसून की हवाओं के दौरान वास्तव में गिर गई और मैं इसे सहारा देने के लिए इस पेड़ का उपयोग कर रहा हूँ जब तक कि मैं इसे स्थिर नहीं कर लेता। मैं इसे स्कैफोल्डिंग नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इसे सहारा देने के लिए स्टेक करूँगा जब तक कि इसकी जड़ें और विकसित न हो जाएं और इसे पकड़ने में सक्षम न हो जाएं। अब अगर यह गिरकर आधा टूट जाता है तो यह दुनिया का अंत नहीं है। इन चीज़ों को प्रजनन करना बहुत सरल है। आपको बस उस हिस्से को काटना है जिसे आप चाहते हैं। इससे वास्तव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसे कहाँ काटते हैं। आप उस टुकड़े को कुछ दिनों के लिए, वास्तव में 10 दिनों के लिए बाहर रख देते हैं और इसे सूखने देते हैं। और जब यह सूख जाए तो आप इसे कुछ नम मिट्टी में डाल सकते हैं। मैं वसंत के मौसम का इंतज़ार करूंगा जब यह थोड़ा गर्म होने लगेगा और फिर जड़ें जल्दी बनेंगी। आप वास्तव में अधिकांश कैक्टस के साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह वाला कैक्टस वास्तव में बहुत अच्छा काम करता है और मैंने इसे करने का अनुभव भी किया है। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिसके पास पेरुवियन सेब कैक्टस है, मेरा अभी इतना बड़ा नहीं कि साझा कर सकूं, लेकिन आप इसे ले सकते हैं और जब विकसित कर लें तो इसे अपने दोस्तों को दे सकते हैं। यह फैलाने के लिए एक शानदार कैक्टस है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। मुझे इसे बनाना बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि ये वीडियो ठीक से बन जाए ताकि मुझे एक और वीडियो नहीं बनानी पड़े, क्योंकि मुझे लगता है कि यह इस वीडियो को बनाने की 5वीं बार है। वे बस बार बार गड़बड़ कर देते हैं। तो हम आपको अगली बार मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हम आपको बाद में मिलेंगे। अलविदा।